इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण अभ्यास के तीसरा पार्ट करने वाले हैं। देखिए पार्ट 1 तथा पार्ट 2 में प्रश्न नंबर 12 तक समाप्त हो गया है। आज पार्ट 3 में 13 से अंतिम तक सारा प्रश्न कर लेंगे। तो चलिए आइए 13 नंबर प्रश्न प्रारंभ करते हैं। विस्थापन एवं द्विविस्थापन की अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो पहले लिखेंगे कैसे, विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया में निम्नलिखित अंतर है। विस्थापन, पहले विस्थापन समझते हैं फिर द्विविस्थापन समझेंगे। किसी अधिक अभिक्रियाशील तत्व द्वारा कम क्रियाशील तत्व को यौगिक से विस्थापित कर अधिक क्रियाशील तत्व के यौगिक का निर्माण विस्थापन की अभिक्रिया कहलाती है। जैसा कि मैंने पहले भी समझा दिया है कि उदाहरण लेते हैं, एक कमज़ोर लड़का कुर्सी पर बैठा हुआ है क्लास में, तब तक एक उससे ताकतवर लड़का आ गया तो वो क्या करेगा, उस कमज़ोर लड़के को कुर्सी से उठाकर स्वयं कुर्सी पर बैठ जाएगा और वो कमज़ोर लड़का अलग हो जाएगा। तो यही है विस्थापन की अभिक्रिया। आइए रिएक्शन से समझते हैं। Fe+CuSO4, यहाँ कॉपर जो है लोहा से कमज़ोर है, लेस रिएक्टिव है, और यहाँ कॉपर अपना सल्फेट बनाए हुए है अर्थात कुर्सी पे बैठे हुए हैं। तो ये फेरस क्या करेगा, इसको देखेगा और कॉपर को इससे खींच के हटा के स्वयं अपना सल्फेट बना लेगा अर्थात स्वयं कुर्सी पे विराजमान हो जाएगा। ये कॉपर यहाँ अलग बैठ जाएगा। तो यही है विस्थापन की अभिक्रिया। यहाँ लोहा जो है अपना सल्फेट बना दिया कॉपर को विस्थापित करके। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया समझते हैं। जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान हो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ आयन का आदान प्रदान होता है। जैसे उदाहरण है Na2SO4 + BaCl2। देखिए बहुत ही विस्तार से पिछले प्रश्न में समझा दिया गया है। एरो अब क्या बनाएगा, देखिए Na है यहाँ तो ये Cl के साथ आएगा और ये Ba है तो SO4 के साथ आएगा। यही आयनों का आदान प्रदान होता है। तो Na यहाँ आ गया NaCl और Ba सल्फेट के साथ आ गया BaSO4 और एक निश्चित अनुपात में अपना संयोग कर लेते हैं। तो ये उदाहरण हुआ द्विविस्थापन अभिक्रिया का। 14 नंबर प्रश्न, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। चलिए आइए सटीक उत्तर सटीक शब्दों में कैसे लिखेंगे। तो सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन कॉपर धातु की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो यहाँ विस्थापन की अभिक्रिया होती है और कॉपर नाइट्रेट के साथ सिल्वर प्राप्त होता है। इसकी अभिक्रिया नीचे दी जा रही है। देखिए यहाँ सिल्वर के शोधन में सिल्वर प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, तो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर से विस्थापित किया जाता है। कॉपर क्या है, सिल्वर से मोर रिएक्टिव है तो विस्थापन की अभिक्रिया देगा। उदाहरण में देखिए स्पष्ट समझें। यहाँ है AgNO3, ये है सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ है कॉपर। तो मैंने विस्थापन समझा दिया है। ये इसको Ag को हटा देगा और अपना नाइट्रेट बना देगा। तो यहाँ कॉपर नाइट्रेट हो गया और सिल्वर यहाँ अलग हो गया। इस तरह से सिल्वर जो है सिल्वर का शोधन हो जाता है, सिल्वर अलग प्राप्त कर लिया जाता है। प्रश्न नंबर 15, अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप की उत्पत्ति हो उसे अवक्षेपण की अभिक्रिया कहते हैं। देखिए अवक्षेप का मतलब एक गाढ़ा पदार्थ जो है बन जाता है और ऊपरी सतह पे आ जाता है, उसे अवक्षेप कहा जाता है। तो वही प्रश्न है कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप की उत्पत्ति हो उसे अवक्षेपण की अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण निम्नलिखित है। उदाहरण Na2SO4 + BaCl2, ये जब रिएक्शन करेगा तो बनाएगा यहाँ BaSO4 + NaCl। NaCl क्या है, ये साल्ट हो गया, BaSO4 यहाँ। तो इस तरह से अवक्षेप की प्राप्ति हो जाती है। 16 नंबर प्रश्न, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए 2-2 उदाहरण दीजिए। तो उत्तर कैसे करेंगे, ऑक्सीजन के संयोग तथा ह्रास के आधार पर उपचयन तथा अपचयन की व्याख्या इस प्रकार है।
यहाँ उपचयन अपचयन की व्याख्या करनी है तो पहले उपचयन समझते हैं। किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का संयोग होना मतलब जुड़ना उपचयन कहलाता है। यहाँ ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना उपचयन कहलाता है। उदाहरण है Mg+O2 एरो MgO। यहाँ संतुलन के लिए 2 लिखा गया है। उसी तरह से कॉपर प्लस ऑक्सीजन एरो कॉपर ऑक्साइड, ये भी संतुलित किया गया है। तो देखिए यहाँ कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया है, यहाँ मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो जुड़ रहा है ऑक्सीजन तो उपचयन होगा। अब अपचयन समझते हैं। किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का ह्रास होना, ह्रास का मतलब उससे निकलना हटना, अपचयन कहलाता है। इसको भी समझते हैं। यहाँ कॉपर ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन, तो देखिए यहाँ कॉपर अकेले हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड से हट गया तो अपचयन हुआ क्योंकि ऑक्सीजन हट रहा है। उसी तरह से ZnO है प्लस C मतलब कार्बन, तो जिंक ऑक्साइड में कार्बन से रिएक्शन कराते हैं तो जिंक अलग और कार्बन डाइऑक्साइड अलग, अर्थात यहाँ जिंक से ऑक्सीजन हट रहा है, यहाँ जिंक केवल हो रहा है, तो ये अपचयन हुआ। 17 नंबर प्रश्न। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग की हो जाती है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। प्रश्न समझ रहे होंगे। भूरे रंग का है चमकदार तत्व, मतलब ये धातु है, चमकदार है, भूरे रंग का है। तो देखिए आंसर, जब तांबे को हवा की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यह काले रंग का हो जाता है। जो चमकदार साफ तांबा है वह भूरे रंग का होता है और जब गर्म करेंगे तो काले रंग का हो जाता है। तांबा भूरे रंग का होता है, अतः तत्व X तांबा है और जो काले रंग का यौगिक है वह कॉपर ऑक्साइड है। देखिए यहाँ जो कॉपर को हवा में गर्म करते हैं तो हवा में ऑक्सीजन होता है, तो कॉपर और ऑक्सीजन मिलके ऑक्साइड बना देते हैं और वह काले रंग का दिखने लगता है। तो वही उत्तर में लिखा गया है। इसकी अभिक्रिया इस प्रकार है। तो कॉपर प्लस O2 मतलब हवा में गर्म किया जाता है तो रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन से, यहाँ CuO बना दिया अर्थात कॉपर ऑक्साइड बना दिया, यही काले रंग का यौगिक हो गया। प्रश्न नंबर 18। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, लोहे की वस्तुओं पर जब पेंट कर दिया जाता है तो लोहे का संपर्क नमी तथा ऑक्सीजन से टूट जाता है, अतः लोहे की वस्तु जंग लगने से बच जाती है। देखिए लोहे की वस्तु को जंग लगने से बचाने के लिए उसे पेंट किया जाता है। पेंट करने में क्या होता है, तो वायु का संपर्क लोहा से टूट जाता है जिससे लोहा संक्षारित नहीं होता अर्थात जंग नहीं लगता है। प्रश्न नंबर 19। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, मतलब क्यों किया जाता है? तो तेल एवं वसायुक्त भोजन ऑक्सीजन के संपर्क में आने से उपचयित हो जाते हैं, फलस्वरूप उनसे विशेष प्रकार की गंध निकलने लगती है। जब ऐसे भोजन को नाइट्रोजन से प्रभावित कर दिया जाता है तो वह उपचयित नहीं होते हैं और खराब होने से बच जाते हैं। देखिए यहाँ तेल और वसायुक्त भोजन हवा में अधिक देर रहने पर जब ज़्यादा देर हो जाता है तो ऑक्सीजन से संपर्क और उपचयित हो जाता है और उनसे एक अलग प्रकार की गंध निकलती है, किंतु नाइट्रोजन से जब प्रभावित कर दिया जाता है अर्थात नाइट्रोजन में बंद कर दिया जाता है तो यह उपचयित नहीं होते हैं और अधिक देर तक खराब नहीं होते हैं। अब 20 नंबर प्रश्न। निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। यहाँ है संक्षारण और एक है विकृति गंधिता। तो यहाँ पर संक्षारण समझते हैं। तो जब कोई धातु हवा तथा नमी के संपर्क में आता है तो उस पर एक विशेष प्रकार की परत जमने लगती है जिसे संक्षारण कहा जाता है। तो उत्तर से समझ में आ गया होगा कि लोहा जब हवा अथवा जल के संपर्क में होता है तो क्या होता है, उसमें जंग लगता है और वह जंग के रूप में परत छूट छूट कर उससे गिरने लगती है, उसी को संक्षारण कहते हैं। अब समझते हैं विकृति गंधिता। तो विकृत गंधिता तेल से युक्त भोजन उपचयित होने के बाद कुछ समय के उपरांत उसमें एक विशेष प्रकार की गंध तथा उसके स्वाद में अंतर आने लगता है जिसे विकृत गंधिता कहा जाता है। तेल में जो बना हुआ है छना हुआ भोजन होता है, ज़्यादा देर छोड़ दिया जाए तो उसमें एक विशेष प्रकार का गंध आने लगता है और स्वाद भी खराब हो जाता है उसका।
इसी को विकृत गंधिता कहते हैं, अर्थात वह भोजन जो है वो खराब हो जाता है। तो इस अभ्यास का यह अंतिम प्रश्न था। तो यह पूरा एक्सरसाइज पेज तथा अभ्यास के सारे प्रश्नों के साथ समाप्त हो गया। फिर हम लोग मिलते हैं अगले अभ्यास में। धन्यवाद।